कहानी की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि अर्थ पर अचानक काफ़ी अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई है। जैसे कि मछुआरे को समुद्र के किनारे बहुत ही बड़ा बड़ा अजीब चीज़ें मिलना, टूरिस्ट के एरिया में अचानक एक एंशिएंट ट्री अपीयर हो जाना जो कि देखते ही देखते बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्रो हो जाता है, जिससे वो काफ़ी सारे टूरिस्ट को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। अचानक अपने आप काफ़ी जगह और सड़कों पर क्रैक अपीयर हो रहे हैं। इसी तरह का न्यूज़ सभी जगह चल रहा होता है, जिस पर कुछ लोग यकीन कर रहे होते हैं तो कुछ लोग उसको मजाक में ले रहे होते हैं। अब इसी के साथ में सीन एक स्कूल की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग एक लड़का और एक लड़की को चारों तरफ से घेर कर खड़े होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि फाइनली लगता है कि स्कूल ब्यूटी आज ब्रेकअप करके ही रहेगी। क्या गोल्डेस्ट चू किंगली फाइनली अपने बॉयफ्रेंड को डंप करने वाली है? अगर तुम मुझसे पूछो तो वो तो उसको डेट करके चैरिटी कर रही थी। वो तो ऑलरेडी किंगचन यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेड हो गई है और वो बंदा तो उसके बारे में तो बात ही मत करो, क्योंकि वो बंदा तो एक डिसेंट कॉलेज में भी नहीं जा पाया है। फ्यूचर की बात करें तो वो लोग एकदम अलग अलग रास्ते पर जाने वाले हैं। जहाँ तक मुझे याद है उसका नाम फैंग करके कुछ होगा ना। तभी चू किंगली कहती है कि फैंग ही मैंने बहुत ही सोचा है और सोचने के बाद मैं ये फैसला कर रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग रियलिस्टिक होकर सोच रहे हैं। स्कूल के दिनों वाले प्यार की बातें करें तो एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है जहाँ पर हम लोग अपने होश में आ जाते हैं। शायद उसी वक्त हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। पूरी ज़िंदगी भर साथ रहने के लिए सिर्फ करेज ही नहीं बल्कि कंपैटिबिलिटी भी मायने रखती है। इसलिए मैंने बहुत ही सोचा है और मैं ये फैसला कर रही हूँ कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ये बोलकर वो सोचती है कि अब चाहे जो भी हो जाए, चाहे तुम कैसे क्यों ना गिड़गिड़ा लो, लेकिन हमारे बीच में अब ये इम्पॉसिबल है। वहीं पर फैंगी इसका कुछ भी जवाब नहीं देता है। उसको कुछ भी नहीं बोलते देखकर सभी लोग उसका और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे होते हैं कि आखिर वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। कहीं डंप होने से वो सदमा वदमा में तो नहीं चला गया है ना। ऑफ कोर्स वो स्कूल ब्यूटी है, इसलिए उसको तो अपने घुटने पर आकर गिड़गिड़ाना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन उसको देखो तो वो तो बिल्कुल भी रिच और ब्यूटीफुल लड़की के लिए बिल्कुल भी मैच है ही नहीं। वो तो उसको डिजर्व करता ही नहीं है। बड़ा एक टोड स्वान खाने के बारे में सोच रहा है। उसके जगह पर उसको तो मुझे चुनना चाहिए था। उन सभी लोगों के डिस्कशन के बीच में फैंग ई कहता है ठीक है। जो सुनकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि किसी को लगा नहीं था कि वो इतनी आसानी से इससे अपने ब्रेकअप को मान लेगा। वहीं पर फैंगी उनका स्टंट भरा चेहरे को इग्नोर करके जाते हुए कहता है कि अगर कुछ और नहीं कहना है तो मैं जा रहा हूँ। जो सुनकर चू किंगली जल्दी से अपने सदमे में से बाहर निकलती है और सोचती है इतनी जल्दी वो इतनी आसानी से मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है। क्या वो नाटक तो नहीं कर रहा है ना, या फिर कहीं ये सच है? ये सोचकर वो उसको रोकती है। जो सुनकर फैंगी उससे पूछता है क्या कुछ कहना है क्या? चू किंगली उससे कहती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या सोच रहे हो या फिर तुम किस तरह का ट्रिक का यूज कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ दोबारा नहीं आऊँगी, समझ गए ना। फैंगी कहता है कि अपने आप को ज़्यादा महान मत समझो, मैं बिजी हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। जो देखकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। वहीं पर फैंगी जाते हुए सोच रहा होता है कि चू किंगली और बाकी के सभी लोगों को नहीं पता है कि अब आगे क्या होने वाला है। पैसा और एजुकेशन जैसा चीज़ें और सभी का सभी सोसाइटी का रूल्स सब कुछ बेकार होने वाला है। उन्हें नहीं पता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। मेरे लिए चू किंगली सिर्फ एक दूसरे लाइफ की एक डिस्टेंट रिलेटिव है। अभी मेरे पास में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट काम है। स्कूल ब्यूटी, रेपुटेशन, पैसा सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। पृथ्वी के इंसानों का असली क्राइसिस आने वाला है। ये सब कल रात को शुरू हुआ था। अब इसी के साथ में कल रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग ई के सामने में अचानक एक कंप्यूटर का विंडो जैसा इंटरफेस अपीयर हो जाता है, जिसमें लिखा होता है कि ऑरा रिकवरी डिटेक्ट हुआ है, जो कि अगले 364 दिन 11 घंटा और 59 मिनट में पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। एक बार जब पूरा का पूरा ऑरा पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा तो पूरा का पूरा दुनिया अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाएगा। सोसाइटी के रूल्स को पूरी तरह से फिर से लिखा जाएगा और कल्टिवेटर के एज फिर से आ जाएगा। पावर और ताकत नया स्टैंडर्ड बन के रह जाएगा। फैंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं एक सिस्टम हूँ जो कि यूनिवर्स के एंड से आया है। मेरे अंदर में कॉस्मिक सीक्रेट का टॉप सीक्रेट चीज़ें और टॉप टायर एल्गोरिदम इनकोडेड किया गया है। सिस्टम होस्ट के किसी भी तरह के स्पिरिचुअल मटेरियल का कांटेक्ट में आने से अपने आप ही कल्टीवेशन टेक्निक को जनरेट कर सकता है, और अभी तुम्हारे पास में 0 कल्टीवेशन टेक्निक है।
फेंगी जैसे सिस्टम के पैनल को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता ही है कि तभी एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर निकलकर मुंह खोल देता है, जिसको देखकर फेंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके मुंह के अंदर का दृश्य को देखकर तो वो और ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर के सीन में फेंगी का काफ़ी ज़्यादा बदतर हालत होता है। सिस्टम उससे कहता है कि जब तुम एक आम इंसान थे तब तुम्हारा एंडिंग ऐसा होगा और प्लेनेट के बिलियंस ऑफ लोगों का भी ऐसे ही हालत होने वाला है। वो सब देखकर फेंगी की काफ़ी ज़्यादा फट जाती है। अब इसी के साथ में प्रेजेंट में सीन आ जाता है जहाँ पर कल रात वाली बात को याद करके वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि मैं अपने पास्ट लाइफ में मैं सिर्फ एक एवरेज पर्सन रह गया था, जो कि बाढ़ में बह गया था। सिर्फ सर्वाइव करने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा था, लेकिन मैं अपने आंखों के सामने सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को, करोड़ों लोगों को तड़पते हुए देखा था। मैं म्यूटेटेड बीस्ट के चंगुल से भाग नहीं पाया था और डिस्पेयर में मारा गया था और मेरे अंदर में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और रेज और बदले की आग भरी हुई थी। शायद इसीलिए सिस्टम ने मुझे चुना है और 1 साल पहले लेकर आ गया है। अभी ज़्यादातर लोगों को आने वाला बदलाव के बारे में बिल्कुल भी कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ऑरा को दोबारा किया जाने वाला सभी अनोमली को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करूँगा। ये सोचकर वो सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए सिस्टम कहता है कि सिस्टम होस्ट के साथ में सक्सेसफुली बाउंड हो गया है। अब एक नया पाथ अनलॉक हो गया है। एग्जिस्टेंस में मौजूद सभी चीज़ें सिस्टम के लिए मटेरियल का जैसा यूज किया जा सकता है। प्लीज़ पावरफुल टेक्निक और एबिलिटी को कंट्रोल करके पावरफुल कल्टिवेटर बनकर अपने दुनिया को बचा लो। अभी इसी के साथ में फेंगी जब कहीं पर जा रहा होता है तब वो न्यूज देखता है जिसमें कहा जा रहा होता है कि ह्यूमैनिटी अब एक बहुत बड़ा क्राइसिस को फेस करने वाला है। हमें पास्ट में कोई जवाब नहीं मिला था, इसलिए हम अपने ताकत के दम पर खुद को अडाप्ट करते आ रहे हैं। वो सब न्यूज देखकर फेंगी थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि ये क्या है। गवर्नमेंट ना ही कंफर्म कर रही है और ना ही इनकार कर रही है, सिर्फ लोगों को प्रिपेयर होने के लिए कह रही है। इस तरह का मैसेज शायद नेशन का वार्निंग इशू करने जैसा हो सकता है। देश का इनडायरेक्टली और साइलेंट अप्रोच सिटीजन को शांत रहने के लिए बोलकर देश में विश्वास रहने के लिए बोल रहा है। ये टफ और स्लो मेथड है, लेकिन नेवर के चाउस और गन फायर से तो कहीं ज़्यादा अच्छा है। 1 सेकेंड, सिस्टम बोला है कि मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, इसका मतलब मुझे वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर अनोमलीज अपीयर होंगी। ये सोचकर वो न्यूज देखने लगा होता है जहाँ पर उसको किंगजन एकेडमी में अजीब सा हीट वेव आने के बारे में पता चलता है। वो न्यूज देखकर कुछ बंदे उस पर विश्वास ना करते हुए कहते हैं कि यहाँ तक कि टॉप यूनिवर्सिटी वाले भी फेक न्यूज को काफ़ी ज़्यादा हाइप कर रहे हैं। तभी फेंगी आसमान में देखकर सोचता है कि मौसम इतना ज़्यादा अचानक अलग कैसे हो सकता है। किंगजन एकेडमी तो यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। और पोस्ट के कमेंट को पढ़कर सोचता है कि जब पहला अनोमली अपीयर हुआ था तब ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि यह सब स्टंट है, सिर्फ मुझे ही पता है कि मेरा पहला अपॉर्चुनिटी आ गया है। ये सोचकर वो यूनिवर्सिटी का नॉर्थ गेट की तरफ चला जाता है जहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे उससे और ज़्यादा गड़बड़ लगने लगा होता है। तभी उसको रास्ते पर कुछ गोल्डन कलर का चमकते हुए दिखाई देता है, इसलिए वो उसको जैसे छूता है अचानक वो लाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और तभी सिस्टम कहता है कि यंग एट्रीब्यूट डिटेक्ट हुआ है, इसलिए यंग एट्रीब्यूट वाला डाटा टेम्पलेट अनलॉक हो रहा है। वो गोल्डन लाइट पूरी तरह से उसका बॉडी में ऑब्जर्व होने लगा होता है, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा होता है और वो गोल्डन लाइट पूरी तरह से फैलने लगा होता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहते हैं कि आखिर वो क्या है। क्या मुझे हेलुसिनेशन तो नहीं हो रही है ना, क्या कोई सुपर सैयन तो नहीं बन रहा है ना। वहीं पर फैंग ई को दिखाते हैं जिसका कि दर्द से हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया होता है। उसको ऐसा लग रहा होता है जैसे कि अब वो मरने वाला है। तभी सिस्टम कहता है कि कॉम्पिलेशन कंप्लीट हो गया है और तुमने यंग एट्रीब्यूट के टेक्निक को एक्वायर कर लिया है। अब इसी के साथ में अगले सीन में किंगजन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन एरिया के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़के चू किंगली से बातें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी चू किंगली की नज़र एक कपल पर चली जाती है, जो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका एडमिशन एक ही शहर के एक ही कॉलेज में हो गया होता है। मगर तभी कॉलेज में कुछ ही दूरी पर एक जोरदार गोल्डन कलर अपीयर होने लगता है और तभी अनाउंसमेंट होने लगा होता है कि नॉर्थ गेट में काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया है, इसलिए कोई भी वहाँ पर मत जाना। वो अनाउंसमेंट सुनकर चू किंगली सोचती है कि हर जगह पर काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें हो रही है, मुझे अच्छी तरह से सब कुछ पता करना होगा।
वहीं पर नॉर्थ गेट में फेंगी को दिखाते हैं जिसका की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया होता है, वो जलकर राख बनने लगा होता है। मगर तभी सिस्टम उसका बॉडी को जल्दी से ठीक कर देता है और उससे कहता है कि ब्लेजिंग सन को गेज करके उसका इंटेंसिटी को इनहेल और एक्सेल करके तुम गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक बॉडी रिफाइनिंग के लिए यूज कर सकते हो। जिस टेक्निक को तुम क्रिएट किए हो उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये बोलकर वो उसको 50 पॉइंट दे देता है। उस पॉइंट को देखकर वो सोचता है कि अब इस पॉइंट का किस काम में आने वाला है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका क्या काम होगा मैं बाद में पता कर लूँगा। तभी पूरा आसमान एक सेकंड के लिए काला हो जाता है और फिर सब कुछ अचानक ठीक हो जाता है, जो देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। तभी वहाँ पर कॉलेज का प्रेसिडेंट कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ आता है और नॉर्थ गेट में हो रहे भीड़ को वहाँ से भगा देता है। उसके साथ आई एक लड़की प्रेसिडेंट को नॉर्थ गेट को पूरी तरह से सील करने के लिए कहती है। वहीं पर सिस्टम उससे कहता है कि तुमने एक ग्रेड ए के पोल्यूटेड जोन को प्यूरीफाई कर दिया है। पोल्यूटेड जोन वो अब नॉर्मल जगह है जिसको गवर्नमेंट ने मार करके रखा है और ऑरा रिकवरी एनर्जी को रिकवर कर रहा है। डेंजर लेवल इसका अननोन है। ये सुनकर फेंगी थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए कहता है कि अब ये मत कहना कि मेरे अलावा भी किसी और को इनके बारे में पता है। तभी नॉर्थ गेट से सभी लोगों को हटाने का अनाउंसमेंट होने लगता है, इसीलिए सब लोग वहाँ से हटने लगते हैं और कुछ लोगों को आता देखकर फेंगी जल्दी से वहाँ से कल्टी ले लेता है। तभी उस जगह पर वही फीमेल कल्टीवेटर लड़की आती है जो कि उस जगह को इन्वेस्टिगेट करके कहती है कि ये तो मेन मेट था, कहीं इसका मतलब कोई और बंदा तो ऑरा के कांटेक्ट में नहीं आ गया है ना। दूसरे तरफ में वो सुनकर चू किंगली सोचती है कि मेन मेट था, इतना टेरिफाइंग मेन मेट कैसे हो सकता है। तभी उसकी नज़र फेंगी के फिगर पर चली जाती है, जिसको देखकर उसको लगता है कि कहीं वो फेंगी तो नहीं है ना। मगर वह फिर खुद से कहती है कि मैं भी ये क्या सोच रही हूँ, उसका ग्रेड के दम पर आखिर वो यहाँ पर क्या ही कर सकता है। अब इसी के साथ में अगले सीन में फेंगी को दिखाते हैं जो कि अपने घर में पलंग पर सोते हुए सोच रहा होता है कि आखिर ये मुझे क्या हो रहा है, मेरा बॉडी में से तो हीट गायब हो ही नहीं रहा है, कोल्ड शावर एयर कंडीशन कुछ भी काम कर ही नहीं रहा है। अगर ये नाटक ऐसे चलता रहा तो मैं रात को अच्छे से सो नहीं पाऊँगा। जितना बड़ा कमोशन मैंने कर दिया था उससे कुछ लोगों ने मुझे नोटिस तो नहीं कर लिया है ना। ये सोचकर वो जल्दी से न्यूज़ देखने लगा होता है, जिससे उसको पता चलता है कि कोई ऑरा कल्टीवेशन एसोसिएशन ट्रेंड कर रहा है। उसको देखकर याद करते हुए वो सोचता है कि इसके बारे में मुझे कुछ तो याद आ रहा है। इस एसोसिएशन ने कल्टीवेशन के कुछ गाइडलाइन को रिलीज किया है, मगर पिछली बार सभी लोगों को लगा था कि कोई वेब नोवेलिस्ट रियल वर्ल्ड को जोक बना रहा है। एक सेकेंड, कॉलेज में मैंने जिन लोगों को देखा था कहीं वो लोग। ये सोचकर वह जल्दी से उस पोस्ट को खोलकर देखता है जिसमें कल्टीवेशन रिलम के बारे में डिटेल से लिखा होता है, जिसमें पहला लेवल घोस्ट एक्स रिलम होता है, दूसरा लेवल स्पिरिट क्रिएशन रिलम होता है, तीसरा लेवल डायमंड रिलम होता है, चौथा लेवल डिवाइन मून रिलम होता है। ऐसे करते करते अल्टीमेट रिलम ट्रांसेंडेंस लेवल होता है। इस लेवल वाले लोग सभी चीज़ों का लाइफ और डेथ को सरपास करके हेवन और अर्थ को क्रिएट कर सकता है, कॉस्मोस को अपने हाथ में ला सकता है और क्या क्या कर सकता है अभी हमें नहीं पता है। ऑरा रिकवरी अभी अनस्टेबल स्टेज में है। इन रिलम को पब्लिश करने का मोटिव फिलो कल्टीवेटर को एस्ट्रे जाने से रोकने के लिए है। अपने आप को अच्छे से कंपेयर करने के बाद में ही किसी को ऑफेंड करना, नहीं तो कुत्ता समझकर अगर तुम किसी शेर को ऑफेंड कर देते हो तो बचाने तुमको कोई आएगा ही नहीं। उस पोस्ट को देखकर फेंगी सोचता है कि कहीं ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट इशू तो नहीं कर रहा है ना। मेरे पिछले लाइफ में मैंने कभी भी इस एसोसिएशन के बारे में सुना ही नहीं था। एक ऑर्डिनरी पर्सन होने के कारण शायद मैं इस तरह के इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर ही नहीं पाया था, और उसके बाद डिजास्टर में मेरा ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। इसलिए मेरे पास ना ही पावर और ना ही टाइम था सर्वाइवल के अलावा किसी दूसरे चीज़ के बारे में चिंता करने के लिए। और कल्टीवेशन एसोसिएशन कहीं ये गवर्नमेंट का साइन तो उन लोगों के लिए नहीं है ना जो लोग ऑरा के कॉन्टेक्ट में आ गए हैं। ये सब सोचकर वो अपना गोल्डन ब्रीदिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है, और कुछ देर तक कल्टीवेट करने के बाद में सिस्टम उससे कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम दूसरी रिलम में पहुंच गए हो। तुम अपना पॉइंट का यूज करके फोर्सफुली कंपाइल डाटा को किसी भी ऑब्जेक्ट में एम्बेड कर सकते हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए कहता है कि इन पॉइंट के बारे में तो मैं भूल ही गया था। कंपाइल्ड डाटा का मतलब उस यंग एट्रीब्यूट से है जिसे मैंने ऑब्टेन किया था। अब जबकि ये किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है तो ये सोचकर वो अपने एनर्जी को वहाँ पर मौजूद कप में डालता है, जो देखकर सिस्टम पूछता है कि पॉइंट का यूज करके यंग एट्रीब्यूट इसमें डालना चाहते हो।
वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए सोचता है कि फोर्सफुली एम्बेड करने का मतलब है उस ऑब्जेक्ट को सुपर नेचुरल पावर देना है। अगर मैं हाँ करता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट यंग एट्रीब्यूट को पोजेस कर लेगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट या तो गन या फिर कोई नाइफ या फिर कुछ दूसरा वेपन होता है तो वो तो मेरा सिग्नेचर वेपन बन जाएगा। अगर सिस्टम की बात को मानो तो ये सिर्फ यंग एट्रीब्यूट तक ही सीमित नहीं है, एक कस्टम मेड वेपन और वो भी सुपर नेचुरल पावर के साथ में, तो फ्यूचर में ऐसा वेपन होना एकदम ज़रूरी है। ये सोचकर वो कुछ और ऑब्जेक्ट में अपना यंग एट्रीब्यूट को फ्यूज करने लगता है, मगर तभी बाहर में एक खरगोश वाले बहुत ही बड़ा और भयानक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। अब इसके कुछ देर के बाद में काफ़ी ज़्यादा रात को फैंग ई को दिखाते हैं, जो कि अपने कमरे में सो रहा होता है, मगर तभी उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है कि आखिर ये चूहा कहाँ से आ गया। इसलिए वो जाग जाता है और सोचता है कि ना ही घर में है और ना ही पाइप्स में भी है, तो कहीं किसी का ऐसा पेट तो नहीं है ना जो कि चूहे का जैसा आवाज़ करता हो। अब जबकि मैं घोस्ट एक्स रिले में पहुंच गया हूं तो मेरा हियरिंग एवरेज लोगों से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए पड़ोसियों का घर की आवाज़ सुनना मेरे लिए तो आम बात हो गई है। तभी उसके घर के हॉल में से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है, इसलिए वो जल्दी से जाकर देखता है तो उसको पता चलता है कि वहाँ पर एक खरगोश होता है जो कि म्यूटेटेड बीस्ट बन गया होता है, जिसको देखकर वो थोड़ा सा डरते हुए सोचता है कि हालांकि मैंने इन सबको अपनी मेमोरी में एक्सपीरियंस कर लिया है, मगर फिर भी अपने आंखों से देखने से मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा डर लग जा रहा है। वहीं पर बाहर में एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है और बिल्डिंग पर एक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जो कि फ़ोन पर से किसी से कहती है कि नहीं, उसे अभी तक मैं नहीं पकड़ पाई हूँ, उसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज था। तभी उसको उस मॉन्स्टर का ऑरा डिटेक्ट हो जाता है, इसलिए वह फीमेल कल्टीवेटर उस जगह पर जाने लगती है और बताती है कि टारगेट एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में घुस चुका है, हमें उसे किसी भी तरह से रोकना होगा, नहीं तो काफ़ी सारे लोग मारे जा सकते हैं। सभी लोग ध्यान से, वो नाइट फ्रूट को बहुत ही देर पहले नहीं खाया है, इसलिए उसका म्यूटेशन और इवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग होना जारी रखेगा, इसलिए सभी लोग अलर्ट रहना। ये बोलकर वो सभी बिल्डिंग पर से जंप करते करते जा रही होती है, जिसको देखकर कुछ ऑफिस वर्कर कहते हैं कि कहीं ज़्यादा काम कर लेने से मुझे हेलुसिनेशन तो नहीं हो रही है ना। वैसे भी ये 65th फ्लोर है, अगर यहाँ से कोई जंप करता है तो उसको ऊपर जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं पर फैंग ई को दिखाते हैं, जिस पर अचानक वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है, मगर फैंग ई जल्दी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और सोचता है कि ब्रेक थ्रू के बाद में मेरा बॉडी तो सच में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, अब तो मैं अच्छी तरह से सबको स्लो मोशन में देख सकता हूँ और मेरा मसल क्विकली रिएक्ट और डॉज कर सकता है। लेकिन इसका जैसा असली म्यूटेटेड बीस्ट को यहाँ पर अपीयर हो जाना मुझे मेरे पास्ट लाइफ का कुछ बातें याद करवा दे रहा है। ये अभी पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुआ है, इसका नाइट एट्रीब्यूट इस टाइम में इसका पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दे रहा है, इसलिए इसको रोकने के लिए मुझे इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना ही होगा, नहीं तो बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग इस मॉन्स्टर का खाना बन के रह जाएंगे। ये सोचकर वो जल्दी से उसका पूंछ पकड़कर उसको उठाकर फेंक देता है, जो कि खिड़की तोड़कर बाहर फेंका जाता है, और वो भी जल्दी से बाहर निकलकर अपना पावर का यूज करके उसके पेट में एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे उसका पेट में एक बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है। मगर वो मॉन्स्टर उसका यंग एट्रीब्यूट को ही ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर वो सोचता है कि सूरज का पावर काफ़ी ज़्यादा फियर्स और डोमिनेंट है, लेकिन फिर भी ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ये करके तो ये रैबिट अपना कबर ही खोद रहा है, और तभी वो रैबिट उसको काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेने के कारण वो ब्लास्ट हो जाता है। तभी फैंगी नीचे लैंड कर जाता है और सोचता है कि वो तो किसी भूखे भूत की तरह एक्ट करके मेरे एनर्जी को डिवावर करने की कोशिश करके बहुत ही बड़ा गलती कर दिया था। एक नाइट एट्रीब्यूट का होने का बावजूद भी मेरा यंग एट्रीब्यूट को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था, ये तो ज़रूर किसी भूखे पागल का जैसा एक्ट कर रहा था। बीस्ट म्यूटेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है, अगर मैं भी एक अनअवेकेंड पर्सन होता तो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के साथ में मेरा भी काम तमाम हो ही जाता। इसका जैसा मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए मुझे और टेक्निक को कलेक्ट करना पड़ेगा। तभी कुछ देर के बाद में वहाँ पर वही फीमेल कल्टीवेटर आ जाती है, जो कि उसको मरा हुआ देखकर थोड़ी सी हैरान रह जाती है और फ़ोन पर कहती है कि टारगेट मारा जा चुका है, इसका क्रॉप्स फ्रेगमेंट में पड़ा हुआ है, मैं पहले इसका रेसिडुअल नाइट एट्रीब्यूट को रिकवर करती हूँ। तभी उसका हाथ यंग एट्रीब्यूट पर चली जाती है, जो कि बिल्कुल उस कॉलेज के नॉर्थ गेट के जैसा होता है। वो जानकर वह अचानक थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है कि ये कोइंसिडेंट तो हो नहीं सकता है,
और जल्दी से हेडक्वार्टर को कॉल करके कहती है कि टारगेट तो मारा गया है लेकिन मैंने इसको नहीं मारा है। एक नया फोर रनर हाई लेवल एट्रीब्यूट के साथ में अपीयर हुआ है। हेडक्वार्टर में बैठा बंदा उससे कहता है तो तुम ये कह रही हो कि किंगचन यूनिवर्सिटी का नॉर्थ गेट का प्यूरिफिकेशन और उस म्यूटेटेड बीस्ट का दोनों को एक ही बंदे ने किया है। और हालांकि उस बंदे का रीलम सिर्फ घोस्ट एक्स का 1 स्टार का ही है लेकिन यंग एट्रीब्यूट बिल्कुल नॉर्थ गेट का जैसा ही प्योर है। हेडक्वार्टर वाला बंदा कहता है कि मैंने कंफर्म कर लिया है, उस बंदे का हेडक्वार्टर के डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड है ही नहीं, उसका जैसा टैलेंट को एसोसिएशन मिस नहीं कर सकता है। फीमेल कल्टीवेटर कहते ठीक है मैं समझ गई हूँ, ये बोलकर वो उस यंग एट्रीब्यूट को अपने पास रख लेती है। वहीं पर हेडक्वार्टर वाला सीनियर कहता है कि अपना अभी का सभी कसबे मिशन को होल्ड पर कर दो, अभी का टॉप प्रायोरिटी उस फोर रनर को ट्रैक करके उसका इन्फॉर्मेशन को निकालना है और उसको ऑरा कल्टीवेशन एसोसिएशन को ज्वाइन करवाने के लिए कन्विंस करना है। वो फीमेल कल्टीवेटर कहते ठीक है मैं समझ गई हूँ, ये बोलकर वो सोचती है लेकिन उससे पहले मैं कुछ मिल्क टी पीना चाहती हूँ। और वैसे भी वो बंदा कौन है? एक्चुअली प्रेसिडेंट बिल्कुल ठीक ही बोल रहे हैं, उसका जैसा बंदा जरूर कोई पावरफुल मास्टर होगा, मुझे तो उससे मिलना ही पड़ेगा। अब इसी के साथ में कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेंगी सोकर उठता है। सुबह का सनलाइट का यूज करके वो अपना गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करके प्रैक्टिस करता है, तभी वो खुद को ब्रेक थ्रू करते हुए पाता है और वो जल्दी से ही अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके 2 कुल्हाड़ी बना लेता है। और आज का उसका दोनों कुल्हाड़ी कल वाले से कहीं ज़्यादा हल्का होता है। वो अपना उस कुल्हाड़ी को स्विंग करता ही है कि तभी सिस्टम उसको घोस्ट एक्स रीलम के 2 स्टार में ब्रेक थ्रू करने के लिए बधाई देता है। 2 स्टार में पहुंचने से उसका बॉडी पहले से कहीं ज़्यादा हल्का फील होने लगा होता है। जल्दी जल्दी बिना किसी फाउंडेशन और एक्सपीरियंस के ब्रेक थ्रू करने का अपने नुकसान होता है, इसीलिए वो स्टडीली लेवल अप करने के बारे में सोचता है। उसका बॉडी से निकलने वाला सनलाइट काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी होता है जो कि सभी लोगों का ध्यान अपने तरफ खींच लेता है, इसीलिए वो किसी शांत जगह में जाने लगा होता है और वो अपने साथ में एक ऑथेंटिक सोर्ड को भी लेकर जा रहा होता है जिसको कि वो कल ही खरीदा होता है। अब इसी के साथ में अगले दिन में एसोसिएशन के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट को फिर से सनलाइट एनर्जी फ्लक्चुएशन डिटेक्ट होता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि जरूर ये वही बंदा होगा। अब अगले सीन में फेंग ई को दिखाते हैं जो कि पहाड़ों पर जाकर अपने उस नए खरीदे हुए सोर्ड में अपना सनलाइट एनर्जी डालने लगा होता है और सोचता है कि कल मैं काफ़ी सारे वेपन में अपने एनर्जी डालने की कोशिश किया था, हालांकि वो सफल तो हो गया था लेकिन वो सब सनलाइट एनर्जी को सह नहीं पाए थे और पिघल गए थे। लगता है कि सभी प्रोप से सूटेबल वेपन नहीं बन सकता है, इसीलिए वो चुनकर इस सोर्ड को खरीदा होता है और उसमें अपने एनर्जी डाल रहा होता है। तभी उसका फ्यूजन सक्सेसफुल हो जाता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और खुशी में उसका ट्राई करने के लिए बस ऐसे ही अटैक कर देता है। मगर उसका वो कैजुअली किया गया अटैक उसके इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है जिससे जंगल में आग लगने वाला होता है, इसीलिए वो किसी तरह से उसको कंट्रोल करके अटैक नदी में करता है जिससे आग लगने से बच जाता है। मगर उतना ज़ोरदार आवाज़ और धुएं से उसको डर लगने लगा होता है कि कहीं उसको कोई नोटिस ना कर ले, इसीलिए वो पतली गली पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। उसको जाने के कुछ ही देर के बाद में वो फीमेल कल्टीवेटर वहाँ पर दौड़कर आती है और कहती है कि मैं कुछ देर के लिए मिल्क टी खरीदने क्या गई, मैं तो यहाँ पर इतना बड़ा शो को मिस कर दी। एक सेकंड, यहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग कहाँ से आ गया है? नदी के सभी पानी को भाप बनकर उड़ते देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर चिल्लाने लगी होती है कि आखिर उस गधे ने ये क्या कर दिया, अब आखिर मैं इन सबको कैसे रिस्टोर करूँगी। लगता है कि क्लीनअप डिपार्टमेंट से मुझे फिर से डांट पड़ने वाली है। जब से वो बंदा अपीयर हुआ है कुछ भी मेरे लिए अच्छा हो ही नहीं रहा है। तभी उसकी नज़र थोड़ी सी दूरी में ज़मीन पर एक प्लस के आइकन जैसा सोर्ड अटैक पर चली जाती है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहती है कि कल रात को वो 1 स्टार में था लेकिन वो इतने जल्दी 2 स्टार में कैसे पहुंच गया। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसमें तो स्पिरिचुअल वेपन का भी एनर्जी शामिल है। अब यहाँ पर बताया जाता है कि स्पिरिचुअल वेपन वो वेपन होते हैं जिसमें एट्रीब्यूट का पावर इन्फ्यूज करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर उसको दे दिया जाता है। वो फीमेल कल्टीवेटर कहती है लेकिन स्पिरिचुअल वेपन तो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं, यहाँ तक कि एसोसिएशन के पास में भी सिर्फ 2 ही है और अभी तक तो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का कोर भी इनकम्प्लीट है, लिमिटेशन के साथ में है और पब्लिक के लिए अवेलेबल है ही नहीं, तो आखिर उसके पास में ये कहाँ से आ गया। ये सब बोलकर वो उस मिल्क टी को पीते हुए कहने लगती है कि जरूर मुझसे कुछ गलती हो गया होगा। अब इसके बाद में फिर से फेंग ई को दिखाते हैं
जो कि कहीं पर जाते हुए सोच रहा होता है कि अब मेरा वेपन में यंग एट्रीब्यूट आ गया है, लेकिन सिस्टम ने ये नहीं कहा है कि सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट से लिमिटेड हो सकता है। इसलिए जब मुझे कोई दूसरा एट्रीब्यूट मिलेगा तब मैं उसको भी इस वेपन में डालकर देखूंगा। तभी उसको एक ग्रुप में से उसका एक दोस्त मैसेज करने लगता है, जो देखकर उसको पता चलता है कि मिलिट्री का रिक्रूट भी सिर्फ घोस्ट एक्स रीलम में ही है और एक नया पोल्यूशन जोन भी रूमर्स में आ रहा है। पोल्यूशन जोन के बारे में सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसका लोकेशन मांगता है। इसलिए उसका दोस्त उसका लोकेशन का इन्फॉर्मेशन भेज देता है, जो कि एक लावा वाला जगह होता है जो कि फेंग यी का यंग एट्रीब्यूट का जैसा ही होता है। इसलिए वो उनके साथ टीम अप करने के लिए मान जाता है। अब इसके बाद में उन लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर कुछ लोग उस पोल्यूशन जोन में एंटर करने के लिए एंट्रेंस पर इंतजार करते हुए एक बंदा पूछ रहा होता है कि तुम्हारा दोस्त कब से आ रहा है। वो कहता है कि रास्ते में ही है, वो आने ही जल्दी ही आ जाएगा। एक बंदा एक येलो हेयर वाली लड़की को थैंक्स करता है कि तुम्हारा मैप और इंटेल के कारण ही हम इस जगह को कम टाइम में ढूंढ लिए हैं। वो लड़की कहती है कि तुम लोगों को मेरे साथ आने के लिए थैंक्स। जब हम लोग अंदर चले जाएंगे तो हमें एक दूसरे को ध्यान रखना होगा। ये बोलकर वो सोचती है कि कितनी दुख की बात है कि लगता है कि इस बार कोई भी स्टैंड आउट पायनियर नहीं है। मैं कुछ लोगों को एसोसिएशन को ज्वाइन करवाने के लिए रिकमेंड करने के बारे में सोच रही थी। ये लड़की स्पिरिचुअल एसोसिएशन कल्टीवेशन एसोसिएशन की मेंबर झैंग शाओवा होती है, जहाँ पर झैंग सोच रही होती है कि ज़्यादातर पायनियर ये नहीं जानते हैं कि स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन गवर्नमेंट का ही एजेंसी है। उसका एक फॉर्मल मेंबर बनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। ज़्यादातर लोगों को ज्वाइन करने का सही डोर भी नहीं पता है। मैं काफ़ी सारा टेस्ट और मेरा फैमिली का काफ़ी सारा फेवर्स का यूज करने के बाद में मैं एंटर कर पाई हूँ। अगर हम इस बार कुछ अच्छा नहीं ढूंढ पाते हैं तो ज़रूर मुझे ओवर टाइम काम करना पड़ सकता है। तभी वहाँ पर फेंग यी आ जाता है, जिसको देखकर झैंग सोचती है कि ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा यंग है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ तो घोस्ट एक्स रीलम के 2 स्टार का है। काफ़ी अजीब बात है। हालांकि उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो कोई ऑपरेशन प्रेशर नहीं दे रहा है, बल्कि थोड़ा सा वॉर में फील हो रहा है। ये सोचकर वो सभी लोग अंदर में एंटर करते हुए कहती है कि अब जबकि सभी लोग आ गए हैं तो चलो। वो सभी लोग कुछ कुछ बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं पर फेंग यी सोच रहा होता है कि मैं सबसे लास्ट में आया हूँ, लेकिन वो लोग फिर भी मुझे काफ़ी जल्दी ही मुझे अपना टीममेट स्वीकार कर लिए हैं। तभी वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर से लावा बह रहा होता है। उसको देखकर फेंग यी जल्दी से दौड़कर उसके पास जाने लगता है, जो देखकर झैंग थोड़ी से चौंकते हुए कहती है कि रैशली एक्ट मत करो, आगे खतरा है। मगर वो उसकी बातें ना सुनकर जल्दी से जाकर लावा में अपना हाथ डाल देता है, जो देखकर बाकी के सभी लोग भी थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उसको बाहर निकालो। मगर उनका आगे बढ़ने से पहले ही वहाँ पर सभी फ्लेम ऊपर आने लगा होता है और तभी सिस्टम एक्टिवेट होकर फ्लेम को एनालाइज करने लगा होता है और कुछ देर के बाद में वो फ्लेम उसका स्वॉर्ड के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है और एक नया क्रिम्सन ब्लेड टेक्निक उसको दे देता है। फेंग यी जल्दी से कुछ पॉइंट का यूज करके उस फ्लेम एट्रीब्यूट को अपने ब्लेड में एम्बेड करवाने लगता है। वहीं पर उसको सही सलामत देखकर वो लोग चैन के सांसें लेते हैं और कहते हैं देखो उसका वेपन तो लावा के पावर को ऑब्जर्व कर रहा है। कुछ देर के बाद में आसपास का जगह को नोटिस करके वो लोग कहते हैं कि लगता है कि ब्रदर फेंग बिल्कुल सही तरह से रिकवर हो गया है। कुछ देर पहले जो हुआ था जरूर वो उसका कुछ ट्रेनिंग का मिसस्टेप के कारण हुआ होगा। यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी अच्छी तरह से स्टेबलाइज हो गया है। अब हमारा कल्टीवेट करने का वक्त आ गया है। मैं फील कर सकता हूँ कि यहाँ का एनर्जी चेंज हो गया है। अब मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ थोड़ा सा ट्रेनिंग करने से ही मैं भी कल्टीवेशन पाथ पर एंटर कर जाऊँगा। झैंग तुम उसकी बात को काटते हुए झैंग कहती है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ इंटेल गैदर करने के लिए आई थी, मेरे बारे में चिंता मत करो और अपना कल्टीवेशन पर फोकस करो, मैं आसपास में नज़र रखूँगी। अब इसके कुछ देर के बाद में वो लोग कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं और वो तीनों लोग होते हैं जो लोग थोड़े से खतरनाक लग रहे होते हैं और वो तीनों लोग वहाँ पर उन्हें देखकर कहते हैं कि आखिर यहाँ पर ये चूहे क्या कर रहे हैं, और सुनो तुम लोग, अब से ये जगह हमारा हो गया है, इसलिए चुपचाप पतली गली से निकल जाओ। उनकी बातें सुनकर झैंग थोड़ी सी चिंता करते हुए सोचती है कि ये ठीक नहीं है। वो सभी लोग घोस्ट एक्स के 1 स्टार में हैं, वो सभी लोग तो स्ट्रॉन्ग है और हम लोग वीक है। अगर हम साथ मिलकर भी फाइट करते हैं तो उनको हरा पाना मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि हम उन्हें प्रोवोक करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
ये सोचने के बाद में भी वो फिर भी उनसे कहने की कोशिश करती है कि माफ़ करना, लेकिन हमने इस जगह को पहले ढूंढा है। मेरे दोस्त ऑलरेडी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर तुम लोग माइंड नहीं करो तो तुम लोग भी यहाँ पर बैठकर कल्टिवेट कर सकते हो। मगर ये सुनकर एक बंदा काफी तो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ओए चूहे, या तुमको लगता है कि तुम घोस्ट एक्स रिलम में पहुंचने के बाद में खुद को महान समझ लिए हो? मुझसे ऐसे बातें करने की हिम्मत कैसे हो गया? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना। ये सब सुनकर वो सोचती है कि स्पिरिचुअल रिवाइवल के एरा में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और कमज़ोर शिकार है, यही रूल चलता है। इस ग्रोथ के पीरियड में कमज़ोर लोग ताकतवर होने वाले रिसोर्सेज को डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन हमारा कंट्री ये सब अलाउ नहीं करेगा। एसोसिएशन का मेंबर होने का कारण मुझे वो ये सब कुछ कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर फैंगी उसके पास जाकर कहता है कि तुम इतना बड़ा और टफ हो लेकिन फिर भी एक लड़की को बुली कर रहे हो। ये बोलकर वो अपना स्वॉर्ड से अटैक करके उसको डराता है, जो देखकर वो बंदा जल्दी से अपने लोगों को साइड होने के लिए कहता है। वहीं पर उसका उस स्वॉर्ड का अटैक काफ़ी ज़ोरदार होता है, जिससे वो पूरा का पूरा गुफा हिलने लगा होता है, जिससे उसके टीम के मेंबर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ में फैंगी को दिखाते हैं, जो कि सोचता है कि ज़्यादातर कल्टीवेटर स्ट्रॉन्ग वीक पर प्रे करता है, इस आइडिया को फॉलो करते हैं, इसलिए वो वाला इरिवर्सिबल स्ट्रेटेजी बोर्न हो गया था। लेकिन एम्प्टी टॉक और मोरल लेक्चर इस तरह के लोगों पर काम नहीं करेंगी। ये सोचकर वो फिर से उनके तरफ अपना शॉट करते हुए कहता है, निकल जाओ यहाँ से। जिससे वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर के मारे सोचता है कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। ये सोचकर वो अपने लोगों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर उसके टीममेट आकर उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हुए कहने लगे होते हैं कि वो अटैक तो काफ़ी ज़्यादा इंसेन था, वो स्लेश तो सच में काफ़ी ज़्यादा कूल था। फैंगी कहता है उतना भी कूल नहीं था, वो लोग तो सिर्फ थोड़ा सा लाइन क्रॉस कर दिए थे। हम लोग इनफ एनर्जी ऑब्जर्व कर लिए हैं, इसलिए अब हम लोगों को चलना चाहिए। ये बोलकर वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर झैंग सोच रही होती है कि अगर वो स्लैश सच में उन पर लैंड कर गया होता तो उनको मरने से कोई बचा नहीं पाता। ये बंदा जरूर टॉप टायर पायनियर एक हाई टायर एट्रीब्यूट और एलीट टैलेंट के साथ होगा। हमें इसको जल्दी से एसोसिएशन को रिपोर्ट कर देना चाहिए। ये सोचकर वो अपने एसोसिएशन में कॉल करके उसके बारे में बताने लगती है, जो सुनकर एक स्टाफ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहती है, तो तुम ये कह रही हो कि एक और हाई टायर एट्रीब्यूट वाला अपीयर हो गया है? ये सुनकर झैंग थोड़ी सी शॉक्ड होते हुए कहती है, एक और से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आकर उसको घूरने लगते हैं, इसलिए वो लड़की थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहते, कुछ नहीं, मेरा बस जीभ फिसल गया था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अगर कुछ और डेवलपमेंट होता है तो तुम मुझे जल्दी से नोटिफाई कर देना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होकर प्रेसिडेंट से कहती है कि टीचर, क्या हम लोग काफ़ी ज़्यादा लकी नहीं है जिससे हमें एक और टॉप टायर पायनियर मिल गया है? प्रेसिडेंट कहा था, लक माई फुट, वो सभी टॉप टायर एट्रीब्यूट वाले नोबल स्टेटस और हाईली वैल्यूड है, वो लोग जल्दी ही कोर पावर बन जाएंगे। अभी इसी के साथ में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंगी थोड़ा सा अपना फेस बदल कर कहीं पर जा रहा होता है और लोग उसको देखकर कह रहे होते हैं कि कहीं वो बंदा कॉस्प्ले तो नहीं कर रहा है ना। वहीं पर फैंगी जब अपना मोबाइल चेक करता है तो सभी लोग कल्टीवेशन नोवेल का सच होने वाली बात को लेकर बातें कर रहे होते हैं। वो सब देखकर वो सोचता है कि ये सब जरूर उस इनर फ्लेम के कारण हो रहा होगा। मैंने सच में 2000 डिग्री के फ्लेम को कम समझ लिया था, इसलिए कुछ न्यूज बाहर निकलना तो लाजमी है। वैसे भी उतना सारा फ्लेम को ऑब्जर्व करने के बाद में अब मुझको लग रहा है कि हाँ, अब मैं 3 स्टार में जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। ये सोचकर वो एक शांत जगह में जाने लगता है। अब इसके 5 मिनट के बाद में वो फिर से माउंटेन पर चला जाता है, जहाँ पर वही फीमेल कल्टीवेटर होती है, जो कि फैंगी के द्वारा किया हुआ सभी डैमेज को ठीक कर रही होती है। ठीक करने के बाद में वो जैसे चैन की सांसें लेने ही वाली होती है कि तभी दूर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गोल्डन लाइट चमकने लगा होता है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहती है कि आखिर कौन है जो कि 3 स्टार में ब्रेक थ्रू कर रहा है। लेकिन फिर भी 3 स्टार में ब्रेक थ्रू करने से इतना ज़्यादा बड़ा कमोशन तो नहीं होना चाहिए ना। ये सोचकर वो जल्दी से देखने जाने लगी होती है कि आखिर वो बंदा है कौन जो कि 3 स्टार में ब्रेक थ्रू करने वाला है। इसका सिर्फ 5 ही चैप्टर आया था, जिसको कि मैंने कवर कर दिया है। अब जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, हाइप भी कर दीजिएगा अगर मुझे मिला है तो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।